हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विज्ञान हर घर बने पाठशाला। मुझे पूरी उम्मीद है बच्चों आप सकुशल हैं, स्वस्थ हैं और अच्छे से ऑनलाइन कक्षाओं का आनंद ले रहे हैं और अच्छे से पढ़ रहे हैं। तो पिछले वीडियो में हमने बच्चों आपका जो चैप्टर 11 था, मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार, उसको हमने पूरा हर टॉपिक को कवर किया था, पूरा समझा था और पढ़ा था। अब आज हम इस टॉपिक में, इस वीडियो में इस चैप्टर के अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मानव नेत्र के अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तु को फोकसित कर सकता है, ऐसा होने का क्या कारण है? पहला है जरा दूरदृष्टिता, समंजन, निकट दृष्टिता या दीर्घ दृष्टि। तो बेटा ये भी नहीं है, आपको पता है ये नहीं है और ये नहीं है, इसका कारण है समंजन। जो मानव नेत्र की जो अभिनेत्र है, उसकी अभिनेत्र लेंस की जो समंजन क्षमता होती है, उसी के कारण यह होता है। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या कर लेते हैं, क्यों होता है, रीजन बताना पड़ता है ना। तो बच्चों, नेत्र जो है दूर तथा निकट वस्तुओं को स्पष्ट देखने के लिए अभिनेत्र लेंस को आवश्यकता अनुसार पक्षमाभी पेशियों की मदद से समायोजित या सामंजित करता है। तो दूर देखने के लिए पक्षमाभी पेशियों को शिथिल होना पड़ता है और अभिनेत्र लेंस जो पतला हो जाता है, जिससे लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है तथा आंख की जो दूर रखी वस्तु को आसानी से देख पाता है। अब इसके उल्टा, जब नज़दीक रखी वस्तु होती है तो उसमें पक्षमाभी पेशियां जो सिकुड़ जाती हैं और लेंस आपका मोटा हो जाता है, यानी उसकी फोकस दूरी घट जाती है और हम दूर पास रखी वस्तु को आसानी से देख पाते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 2 पर। प्रश्न नंबर 2 है बच्चों, मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वो है, इसका आंसर होगा आपका दृष्टि पटल पे। मैंने आपको बताया था मानव नेत्र जो है दृष्टि पटल पे ही या रेटिना पे ही क्या बनता है, वस्तु का प्रतिबिंब। इसके आगे पीछे बने तो वो वस्तुओं में दिखाई नहीं देती है। अब ये जो व्याख्या दी है बच्चों, ये बताने की जरूरत नहीं है, हालांकि मैं इसको पढ़ा चुका हूँ आपको चैप्टर में, पर ये आपके लिए दी हुई मैंने, आप यहाँ से देख सकते हो और कर सकते हो वीडियो को पॉज करके। ठीक है बच्चों, तो चलिए प्रश्न नंबर 3 तक चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 क्या है, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अधिकतम दूरी क्या होती है? आपको पता है 25 सेंटीमीटर होती है। 25 सेंटीमीटर ही क्यों होती है? क्योंकि इसके नज़दीक की जो वस्तु हम स्पष्ट नहीं देख सकते और ना ही दूर की वस्तु हो। तो यह न्यूनतम दूरी होती है कि कोई वस्तु बिना तनाव से हम अत्यधिक स्पष्ट देख सकते हैं। तो उस दूरी को हम सुस्पष्ट दर्शन की अधिकतम दूरी कहते हैं या नेत्र का निकटम बिंदु कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसलिए 25 सेंटीमीटर होती है। चलिए प्रश्न नंबर 4 तक चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 क्या है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी से परिवर्तित किया जाता है क्या? अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है पुतली द्वारा, दृष्टिपटल द्वारा, पक्षमाभी द्वारा या पारितारिका द्वारा। तो ये होता है आपका पक्षमाभी पेशियों द्वारा। ठीक है बच्चों, अब पक्षमाभी द्वारा होता कैसे, देखिए नेत्र द्वारा जो है निकट की वस्तुओं को सुस्पष्ट देखने के लिए अभिनेत्र लेंस को आवश्यकता अनुसार पक्षमाभी पेशियों को सिकुड़ना और फैलाना पड़ता है। आपको पता रखा मैंने, तो जब सिकुड़ती हैं और फैलती हैं तो लेंस पतला और मोटा होता है, जिससे हम नज़दीक और दूर की वस्तु को आसानी से देख पाते हैं। यानी जब यह सिकुड़ता है तो क्या होती है, लेंस जो है मोटा हो जाता है और लेंस मोटा होता है तो उसकी दूरी घट जाती है और नज़दीकी वस्तुओं में साफ दिखाई देती है। लेकिन जब यह फैलता है तो लेंस जो है पतला हो जाता है और इसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है, इसलिए हमें दूर की वस्तु साफ दिखाई पड़ती है। चलिए अगला प्रश्न देते हैं। प्रश्न नंबर 5, किसी व्यक्ति को अपनी दूर की दृष्टि को संशोधित करने के लिए 5.5 डायोप्टर क्षमता की लेंस की आवश्यकता है। अब अपनी निकट की दृष्टि को संशोधित करने के लिए उसे +1.5 डायोप्टर क्षमता की लेंस की आवश्यकता है। तो संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? एक तो दूर दृष्टि के लिए, दूसरा निकट दृष्टि के लिए। ठीक है बच्चों, तो दूर दृष्टि को संशोधित करने की लेंस की क्षमता आपको पता है P क्या होती है, 5.5 डायोप्टर की है, वो हमने निकालनी है। और निकट दृष्टि की संशोधित करने की लेंस की क्षमता P है आपकी +1.5। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं पहला इसका दूर दृष्टि के लिए दिए गए क्षमता की लेंस की फोकस दूरी। अब आपको पता है क्षमता यानी P क्या होती है, 1/f 1/f होती है, यानी फोकस दूरी का आधा। तो P जहाँ लेंस क्षमता जो होती है F होती है, तो -5.5 होती है आपकी जो दूर के लिए होती है। तो -5.5 जो है 1/f कितनी आएगी आपकी, तो 1/5.5 जाएगी 1, इसकी आएगी आपकी 0.18 मीटर। तो दूर के लिए जो लेंस की क्षमता की फोकस दूरी होगी वो होगी आपकी 0.18 मीटर।
अतः दूरदृष्टि के लिए दिए गए क्षमता के संशोधन के लिए फोकस दूरी होगी -0.18 मीटर और -18 सेंटीमीटर। ठीक है, एक ही बात है। अब निकट दृष्टि के लिए संशोधित करने के लिए जो दिए गए क्षमता के लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, फार्मूला वही रहेगा। ठीक है, तो उसमें 1.5 दिया है तो 1/1.5 आएगा आपका 66 सेंटीमीटर, यानी 66 सेंटीमीटर या 0.66 मीटर। ठीक है बच्चों, तो ये भी हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 6 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 क्या बोलता है आपका, किसी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति पर दूर दृष्टि बिंदु के सामने 80 सेंटीमीटर दूरी पर है। अब इस दोष को संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की प्रकृति तथा क्षमता क्या होगी, ये बतानी है आपने। अब इसमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है कि सामान्य क्षेत्र, हम जानते हैं सामान्य नेत्र की दूरी न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, और निकट दृष्टि दोष से व्यक्ति जो पीड़ित है उसकी जो दूर बिंदु है वो है 80 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है हमें। इसका मतलब है कि वो 80 सेंटीमीटर रखी वस्तु को सुस्पष्ट दिखाई दे सकता है, यानी अर्थात उसकी v क्या होगी -80 सेंटीमीटर, यानी -0.8 मीटर। ठीक है, जबकि आपको पता है u क्या है, अनंत, इन्फिनिटी इसको बोलते हैं, ये होता है इन्फिनिटी या अनंत बोलते हैं इसको ये। तो हम जानते हैं ये फॉर्मूला आ गया आपका लेंस का फॉर्मूला, तो 1/v - 1/u = 1/f। तो 1/v यानी 1/0.8 और 1/∞ = 1/f। तो इसके आगे क्या आएगा बच्चों, फिर हम क्या करेंगे, इसलिए बिकॉज क्योंकि 1/∞ = 0 होता है, इसलिए 1/f = 1/-0.8 यानी f = 0.8 मीटर पर माइनस में। ठीक है, क्योंकि 1/f होती है आपकी p यानी क्षमता, पावर ऑफ लेंस, तो इसलिए लेंस की क्षमता यानी f = फोकस दूरी होगी f। तो पावर ऑफ लेंस होगी आपकी 1/0.8 माइनस में, या आएगी आपकी -1.25 डी डायोप्टर। ठीक है, इसलिए लेंस की क्षमता होगी 1.25 डायोप्टर। अब इसके बाद है आपका प्रश्न नंबर 7, इसको देख लेते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 7 क्या है, चित्र बनाकर दर्शाएं कि दीर्घ दृष्टि रोग कैसे संशोधित किए जाते हैं। अब आप ये चित्र बना के दर्शाना है, और दीर्घ दृष्टि दोषयुक्त नेत्र का निकट बिंदु 1 मीटर है। इस दोष को संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की क्षमता क्या होगी। आप मान लीजिए कि नेत्र का निकटतम बिंदु 25 सेंटीमीटर है, तो इसका उत्तर हमने कैसे करना है, चलिए देखते हैं। देखिए, अब आपको पता है जो दूर दृष्टि वाले व्यक्ति होते हैं उनको दूर की चीज़ें क्या होती है, बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु नज़दीक चीज़ें स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। ठीक है, तो नज़दीक के लिए कौन सा लेंस होता है, मैंने आपको बताया था, वो होता है आपका उत्तल लेंस की आवश्यकता होती है। ठीक है, कौन सी लेंस की, उत्तल लेंस की। आपको दिखाया था मैंने, ये चित्र पहले भी दिखाया मैंने आपको जब पढ़ाया चैप्टर मैंने। ठीक है, तो उत्तल लेंस हम लगाएंगे तो उसके द्वारा जो है वस्तु का जो अभिलंब है वो रेटिना से पीछे नहीं बनेगा, रेटिना पर ही बनेगा, इसलिए हमें वो चीज़ दिखाई देती है। और दूरदृष्टि से ग्रसित व्यक्ति का जो वस्तु का इमेज या प्रतिबिंब बनता है वो बनता है रेटिना से पीछे, इसलिए वो दिखाई नहीं देता। तो उसको हम मापेंगे कैसे, चल देखते हैं। अब दिया गया प्रतिबिंब की दूरी यानी v = -1 मीटर है। अब ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी है, u = -25 सेंटीमीटर, यानी -25 सेंटीमीटर को बोलेंगे हम 0.25 माइनस में मीटर। ठीक है, तो सामान्य नेत्र का निकट बिंदु हो गया आपका 25 सेंटीमीटर। अब जो लेंस का फॉर्मूला है 1/v - 1/u = 1/f। अब यहाँ पे आप वैल्यू पुट करेंगे 1/-1/-1/-0.25 = 1/f, यानी इसका अल्टीमेटली आ जाएगा आपका f = 1.3 मीटर। अब यहाँ फोकस दूरी का मान धनात्मक है, अतः लेंस कैसा आ गया, कन्वेक्स। तो लेंस की प्रकृति क्या है, उत्तल लेंस है, वो उसका है उत्तल लेंस या कन्वेक्स लेंस। ठीक है, इसलिए पावर क्या होगी 1/f, तो पावर आएगी आपकी +3 डायोप्टर, 1/1/3, तो +3 डायोप्टर आएगी। ठीक है, इसीलिए जो पीछे वाले नेत्र दोष के संशोधन के लिए +3 डायोप्टर की क्षमता वाले उत्तल लेंस की आवश्यकता होगी, और इसकी चित्र जो है इस प्रकार है जिसके द्वारा इसको दूर किया जा सकता है, मैंने पहले बता दिया आपको। ठीक है बच्चों, अब चलिए प्रश्न नंबर 8 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर निकीरे की वस्तुओं को सुस्पष्ट क्यों नहीं देख सकते। देखिए, मैंने आपको पहले बता दिया
न्यूनतम सुस्पष्ट दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। जब इसके अंदर कोई चीज़ रखेंगे तो वो हमें नहीं दिखेगी। उसका कारण क्या है? क्योंकि हम जानते हैं एक सामान्य नेत्र की, उसके अभिनेत्र लेंस की जो न्यूनतम सुस्पष्ट दूरी है वो होती है 25 सेंटीमीटर। उसके अंदर जो है कोई चीज़ रखी जाए वो हमें धुंधली दिखाई देगी या बिल्कुल नहीं दिखाई देगी। ठीक है। उसके बाद प्रश्न नंबर 9, जब हम नेत्र से किसी वस्तु की दूरी को बढ़ा देते हैं तो नेत्र का प्रतिबिंब दूरी का क्या होता है? यानी नेत्र से प्रतिबिंब दूरी का क्या होता है? देखिए, जब नेत्र से प्रतिबिंब हमेशा दृष्टिपटल पर ही बनता है, आप जानते हैं, जिसकी दूरी जो है निश्चित होती है। अतः किसी वस्तु की दूरी को बढ़ा देने से प्रतिबिंब की दूरी में कोई अंतर नहीं होता। ठीक है। बल्कि सामान्य क्षेत्र के लिए, नेत्र के लिए प्रत्येक दूरी पर रखे गए वस्तुओं के लिए प्रतिबिंब की दूरी भी समान ही रहती है। चलिए बच्चों, प्रश्न नंबर 10 पे आते हैं। ये मैंने आपको पहले बता दिया, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, इस चैप्टर में समझा दिया था मैंने। तो तारे टिमटिमाने का एकमात्र कारण है वो है आपका वायुमंडलीय प्रकीर्ण। क्या है? वायुमंडलीय प्रकीर्ण। जब प्रकाश जो है तारों से, देखिए तारे जो है पृथ्वी से बहुत दूरी पर स्थित होते हैं, आपको पता ही है, और इनको हम बिंदु स्रोत के रूप में मान सकते हैं प्रकाश के। तो तारों से जो प्रकाश की किरणें पृथ्वी तक पहुंचती है, वायुमंडल की बड़ी भारी परतों से, मोटी परतों से असमान यानी डिफरेंट तरीकों से उनका रिफ्रैक्शन होता है, अपवर्तन होता है, जिसके कारण जो है तारों से आने वाले प्रकाश की किरणें जो है लगातार अपना रास्ता बदलती रहती है। ठीक है। अब ये जो तारे हैं हमें आभासी स्थिति में भी बदलती रहती है, इनकी आभासी स्थिति हमें बदलती हुई प्रतीत दिखाई देती है, क्योंकि तारे की आभासी स्थिति विचलित होती रहती है तथा आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा झिलमिलाती रहती है। इसी कारण हमें तारा कभी चमकीला, कभी धुंधला यानी टिमटिमाता हुआ दिखाई पड़ता है। अब ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते, ये भी मैंने आपको चैप्टर में पढ़ा दिया है। भाई ग्रह इसलिए नहीं टिमटिमाते क्योंकि ग्रह जो है पृथ्वी के बहुत नज़दीक होते हैं और इनको हम बड़े स्रोत के रूप में मान सकते हैं। ठीक है। तो जब इनसे जो है टकराकर प्रकाश हमारे पृथ्वी में आता है तो इसका जो प्रकाश की मात्रा में कुल परिवर्तन का औसत बिल्कुल शून्य हो जाता है, क्योंकि यह ज़्यादा स्रोत हैं, इसलिए ये टिमटिमाते हमें नहीं दिखाई देते, ये हमें लगातार चमकीले दिखाई देते हैं। उसके बाद है सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है? भाई ये मैंने आपको बता दिया, इसका कारण है बच्चों सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्ण, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब आपको पता है लाइट का स्कैटरिंग होती है तो जो नीले रंग का जो अनुदैर्ध्य प्रकाश होता है वह ज़्यादा अवशोषित होता है रादर देन लाल रंग के अनुदैर्ध्य प्रकाश का। तो लाल रंग की इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, इसलिए यह ज़्यादा प्रकीर्ण नहीं होता, इसलिए हमें सूर्योदय और सूर्यास्त के समय लाल रंग का या रक्ताभ रंग का सूर्य दिखाई पड़ता है। अब एक प्रश्न है आपका, लास्ट प्रश्न है कि किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है? बच्चों ये भी मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में समझाया हुआ है जब चैप्टर पढ़ाया था। देखिए अंतरिक्ष यात्री जो है वायुमंडल, हमारे जो पृथ्वी का वायुमंडल है उससे ऊपर उड़ता है। आप जानते हैं कि वायुमंडल में जो है ऊपर उड़ते हैं तो वायु जो है कण, सूक्ष्म कण होते हैं वो कम हो जाते हैं, यानी ऊपर वाले वायुमंडल में जो है वायुमंडल का जो माध्यम है वो बहुत ही विरल है, घना नहीं है, सघन नहीं है। तो इसमें जो है कण, सूक्ष्म कण जो है नीले रंग को अधिक प्रबलता से प्रकीर्ण करते हैं, जिसके कारण जो है प्रकृत नीला प्रकाश जो है हमारी आंखों में पहुंचता है और हमें स्वच्छ आकाश नीले रंग का दिखाई पड़ता है। ठीक है। परंतु जब वायुमंडल जो है पृथ्वी से ऊपर वायुमंडल नहीं है और वायुमंडल में प्रकीर्ण भी नहीं होगा, इसलिए हमें अंतरिक्ष यात्री जो है वायुमंडल से ऊपर उठता है ना, उसको जो है आकाश काला दिखाई पड़ता है। तो बच्चों इसी के साथ जो है इस चैप्टर के अभ्यास के सभी 13 के 13 प्रश्न भी पूरे होते हैं और मुझे उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ आए होंगे, आपने अच्छे से इनको समझा होगा। तो चलिए बच्चों इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आपको ये वीडियो में इस वीडियो में आपको अगर थोड़ा जल्दी लगा हो और समझ नहीं आया हो तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, प्रश्नों को नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं इनको। ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। आप अच्छे से इसको देखें, समझें और याद करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नया चैप्टर लेकर। तब तक के लिए अपने घरों में रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए।